guys, welcome to my channel NCERT Explored. So here we are started. हम क्या जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आपकी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या। तो आपने जैसे चैप्टर फर्स्ट में देखा होगा कि आस पास आपके बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है। तो उन्हीं लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिस्ट ने क्या किया था, उनकी ग्रुपिंग कर दी थी। कैसे कर दिया था? उनके कुछ सिमिलैरिटी, यानी कि अगर किसी के पीछे नोटोकोड प्रेजेंट है, किसी एनिमल के पीछे नोटोकोड प्रेजेंट है, तो उनको एक ग्रुप में डाल दिया था, और जिनके बैक पर नोटोकोड प्रेजेंट नहीं है उनको एक ग्रुप में डाल दिया था। तो ऐसे कुछ फीचर्स देखते हुए, कुछ सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पर उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया। तो आज हम उसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं, कैसे कैसे यानी कि ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया गया। और उसके लिए सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट थे वो कौन से थे? तो जो सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट थे वो है एरिस्टोटल। जो एरिस्टोटल थे उन्होंने क्या किया था, सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट जो हैं वो हैं एरिस्टोटल हैं। एरिस्टोटल ने क्या किया था, सबसे पहले किंगडम प्लांटे के अंदर प्लांट्स डाल दिए थे, सारे के सारे प्लांट्स डाल दिए थे, और एनिमेलिया के अंदर सारे के सारे एनिमल्स को डाल दिया था। लेकिन जो किंगडम प्लांटे था उनके अंदर उन्होंने प्लांटे के अंदर फर्दर जो हैं 2 to 3 ग्रुप्स बनाए, ठीक है। प्लांटे के अंदर भी क्या करें, 2 to 3 ग्रुप्स बनाए। इस प्लांटे को भी कैसे यानी कि किया कि जो हर्ब्स हैं उनको एक साइड रख दिया, छोटे छोटे प्लांट्स को एक साइड रख दिया, बड़े बड़े ट्रीज़ को एक साइड कर दिया। ऐसे उन्होंने प्लांट्स को कैटेगराइज कर दिया था कि श्रब्स हर्ब्स को एक साइड रख दिया, ट्रीज़ को एक साइड रख दिया, इनके ग्रुप्स बना दिए। ऐसे इन्होंने प्लांट्स को क्लासीफाई कर दिया। अब अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की, तो यानी कि एरिस्टोटल ने एनिमल्स को कैसे क्लासीफाई किया था, उन्होंने क्लासीफाई किया था एनिमल्स को, जितने भी एनिमल्स थे उनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। कैसे डिवाइड किया था कि जिनके अंदर भी क्या प्रेजेंट होंगे, जो रेड ब्लडेड होंगे, ठीक है, जो क्या होंगे, रेड ब्लडेड होंगे, ठीक है, उनको एक ग्रुप में डाल दिया। और जो क्या होंगे, नॉन रेड ब्लडेड होंगे, यानी कि जिसके अंदर रेड ब्लड प्रेजेंट होता है, जिन एनिमल के अंदर रेड ब्लड प्रेजेंट होगा उनको उन्होंने एक ग्रुप में डाल दिया था, और जिनके अंदर रेड ब्लड प्रेजेंट नहीं होता उन एनिमल्स को उन्होंने एक ग्रुप में डाल दिया। आई होप यू यानी कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्या आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आप जो है अब मोटिवेटेड फील क्या करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते पढ़ते सो जाओ, पढ़ते पढ़ते आपको ध्यान देना है, हर एक टॉपिक को आपको करना है। ये सारे जो टॉपिक्स मैं आपको करवा रही हूँ वो आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं, और एनसीईआरटी से ही आपको पता है कि आपके सारे एग्ज़ाम्स क्रैक होते हैं, एनसीईआरटी से ही आते हैं। हर एक पॉइंट एनसीईआरटी का कहीं से भी उठा के आपका एक क्वेश्चन बन जाता है पीएमटी के अंदर। कोई भी आप जिम पर का दे रहे हो, कोई भी आप मेडिकल एग्ज़ाम्स दे रहे हो। तो अब हम किसकी बात कर रहे थे, चलो अब टॉपिक पे आते हैं। तो हमने कहा कि एरिस्टोटल ने एनिमल्स को भी 2 ग्रुप में क्लासीफाई कर दिया था, ठीक है। एक में उन्होंने क्या कर दिया था, रेड ब्लडेड डाल दिए थे, और एक में उन्होंने रेड यानी कि जो जिनके अंदर रेड ब्लड प्रेजेंट नहीं है वो उन्होंने दूसरे ग्रुप में डाल दिए थे। अब क्या था, क्या इस क्लासिफिकेशन के अंदर आपने देखा, क्या इस क्लासिफिकेशन के अंदर क्या ये यूज़फुल रही, क्या ये किंगडम टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या ये यूज़फुल रहा? इसमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या क्लासीफाई कर रहे हैं, प्लांट्स कर दिया, प्लांट्स को भी उनके बेसिस पे कर दिया कि श्रब्स हैं, ट्रीज़ हैं, हब्स है, एक में डाल दिया हब्स, एक में डाल दिया श्रब्स, एक में डाल दिया ट्रीज़ को। और एनिमल्स को कैसे कर दिया, एक में डाल दिया रेड ब्लडेड को, और दूसरे ग्रुप में डाल दिया नॉन रेड ब्लडेड, जिनके अंदर रेड ब्लड प्रेजेंट नहीं है। तो अब तो इसके अंदर तो सिर्फ प्लांट और एनिमल को क्लासीफाई कर रहे हैं, क्या इसके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया? एरिस्टोटल ने नहीं किया। अब आप कहोगे मैम यूनिसेलुलर क्या होता है, आप कहोगे मल्टी सेलुलर क्या होता है, तो मैं आपको वो सब भी बताऊंगी। क्या पता कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो जिनको अभी तक ये टर्म्स भी ना पता हो। तो अभी इन्होंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ आपको इतना समझना है कि एरिस्टोटल ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को क्लासीफाई कर दिया और एनिमल्स को क्लासीफाई कर दिया। ना तो उन्होंने किसी भी यानी कि फोटोसिंथेटिक एल्गी, फंगी, इन सब के बारे में कोई भी बात इन्होंने नहीं की, ठीक है। तो इसलिए जो ये किंगडम क्लासिफिकेशन था एरिस्टोटल का वो यूज़फुल नहीं रहा। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे कैरोलस लिनस, जो सेकंड साइंटिस्ट थे, कैरोलस लिनस थे। उन्होंने क्या किया था, अब उन्होंने गेव द किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म, या फिर और लिविंग ऑर्गेनिज्म को उन्होंने डिवाइड कर दिया था किसके अंदर, प्लांटे एंड एनिमेलिया के अंदर, कि जितने भी प्लांट मिलेंगे, ठीक है, उनको किंगडम प्लांटे में डाल दिया, और जितने भी एनिमल्स मिलेंगे उनको किंगडम एनिमेलिया के अंदर डाल दिया, ठीक है। लेकिन इन्होंने भी डिस्टिंग्यूज नहीं किया प्रॉपर
यूकेरियोट्स को, प्रोकैरियोट्स को, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को इन्होंने बस क्या किया, किंगडम प्लांटे में प्लांट डाल दिए, किंगडम एनिमेलिया में एनिमल डाल दिए। ये तो एरिस्टोटल ने भी कर दिया था मैम, आप ये पूछोगे, कहोगे आप। लेकिन इन्होंने क्या करा कि किंगडम प्लांटे के अंदर ही सब कुछ प्लेस करवा दिया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी, प्रोकैरियोट्स भी, यूकेरियोट्स भी। अब प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं जिनके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। अब जैसे आपका ये सेल है, ठीक है, सेल के अंदर जैसे कि गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होती हैं उसे तो बोलेंगे हम यूकेरियोट्स। जिसके भी सेल के अंदर ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली प्रेजेंट होंगी उसे तो हम बोलते हैं यूकेरियोट्स, और जिनमें ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली प्रेजेंट ना हो उसे हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। तो इन सब चीज़ों को तो इन्होंने क्लासीफाई ही नहीं किया, इन्होंने तो बस प्लांटे में प्लांट डाल दिए, एनिमलिया में एनिमल डाल दिए। अरे भाई अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी तो हैं, कुछ बैक्टीरिया भी तो हैं, कुछ प्रोटिस्टा भी तो हैं, अब उनको तो बताओ कहाँ पे रखें हम कैसे पहचानेंगे? नहीं पहचान सकते ना आप। तो अब अब ये क्या, ये यूज़फुल रहेगी? इन्होंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ किंगडम प्लांट में प्लांट डाल दिया, एनिमेलिया में एनिमल डाल दिए। ना तो इन्होंने किसी भी यूकेरियोट के बारे में बताया, ना कोई प्रोकैरियोट के बारे में बताया, ना किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया, ना ही कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया। तो अब ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि इन्होंने दी थी, कैरोलस लिनस ने दी थी, वो भी कैसी पाई गई? इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट का मतलब क्या होता है? अपर्याप्त, यानी कि यूज़फुल नहीं रही। अब क्या थे, जब ये यूज़फुल नहीं रही तो अब कौन से साइंटिस्ट आए? अब आए हमारे साइंटिस्ट हैं R.H. विटेकर। ये साइंटिस्ट आए R.H. विटेकर, उन्होंने कौन सी किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया? उन्होंने दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इन्होंने क्या करा, अब इन्होंने सब कुछ दे दिया, इन्होंने एनिमेलिया में एनिमल्स डाल दिए, प्लांटे में प्लांट डाल दिए, ठीक है, मोनरा में बैक्टीरिया डाल दिए, फंगी में सारे फंगी आ गए, ठीक है, उसके बाद प्रोटिस्टा में सारे प्रोटिस्टा डाल दिए। अब ये तो यूज़फुल होगी, हर ग्रुप में हर चीज़ डाल दी इन्होंने, तो ऐसी कुछ भी खिचड़ी पका के थोड़ी ना रखा है। मोनरा में सारे बैक्टीरिया डाल दिए, प्रोटिस्टा में प्रोटिस्टेंस डाल दिए, फंगी में सारे फंगी आ गया, किंगडम प्लांटे में प्लांट्स आ गए, किंगडम एनिमेलिया में एनिमल्स आ गए। तो अब ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही, और किसने दी थी? R.H. विटेकर ने दी थी। मोस्ट यूज़फुल क्वेश्चन है, हमेशा आपसे पूछा जाता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था? तो वो किसने दिया था? R.H. विटेकर ने दिया था। और उन्होंने क्या कर दिया था? डिवाइड कर दिया था ऑर्गेनिज्म को, किसके बेसिस पर? बैक्टीरिया को अलग डाल दिया था, कौन से किंगडम में डाल दिया था? किंगडम मोनरा में डाल दिया था। प्रोटिस्टेंस को किस में डाल दिया था? किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया था। और फंगी को किस में डाल दिया था भाई? किंगडम फंगी में। और प्लांटे को प्लांट्स में, एनिमेलिया को एनिमल्स में, ठीक है। अब इन्होंने हर चीज़ को डाला है, यानी कि प्रोकैरियोट को भी डिफाइन कर दिया, यूकेरियोट्स को भी डिफाइन कर दिया, यानी कि जो प्रोकैरियोट्स है उनको मोनरा में डाल दिया, ठीक है, जिनके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं होती, वो सारे बैक्टीरिया होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं, उन सबको कहाँ डाल दिया? मोनरा में डाल दिया। तो इस तरह से इन्होंने हर चीज़ के बेसिस पे क्लासीफाई कर दिया। किसके बेसिस पे किया था? देखो, सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे कर दिया, थैलस की ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे कर दिया, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बेसिस पर, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस पर उन्होंने जो है ये क्लासिफिकेशन कर दी थी, जिसमें इन्होंने 5 किंगडम दिए थे। कौन कौन से? किंगडम मोनरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम फंगी। अब हम बात करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो इन्होंने दी है, किस बेसिस पर इन्होंने क्लासीफाई किया है? किंगडम मोनरा में इन्होंने क्या डाला है, किंगडम प्रोटिस्टा में इन्होंने क्या डाला है, तो आज हम उसी के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो इन्होंने दिया था उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं आप पढ़ोगे। तो सबसे पहले जो करेक्टर्स थे वो क्या था? सेल टाइप, ठीक है। तो जो किंगडम मोनरा इन्होंने रखा, जिसके अंदर सारे के सारे बैक्टीरिया को प्लेस करवा दिया था ना, वो बैक्टीरिया कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक का मतलब आपको पता लग गया क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक? जिनमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं होती। अब सेल ऑर्गेनली जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, या फिर कोई भी यानी कि गोल्गी अपरेटस, या फिर न्यूक्लियस के बाहर भी कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होगी, सारा कंटेंट इनका खुला पड़ा रहता है ऐसे ही, ठीक है। और कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली यानी कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, ये सब प्रेजेंट नहीं होते, तो उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक। तो सारे प्रोकैरियोटिक को कहाँ डाल दिया इन्होंने? मोनरा के अंदर डाल दिया। फिर जो ये अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया, मोनरा के अंदर क्या आते हैं? सारे बैक्टीरिया, ठीक है। आपको ये पता लग गया कि सारे के सारे बैक्टीरिया आते हैं। अब जो ये बैक्टीरिया हैं इनके बाहर सेल वॉल भी होगी, ठीक है, इनके बाहर क्या होगी? सेल वॉल भी होगी। और जो वो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी होती है? वो किससे? नॉन सेलुलोजिक कंटेंट जिसे हम बोलते हैं पॉलीसेकेराइड प्लस में अमाइनो एसिड से ये मिलके बनी हुई होती है।
अब मैंने आपको एक चीज़ बताई कि जो मोनरा है, मोनरा क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या बताया कि कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होगी, ठीक है, एब्सेंट है। उसके बाद इनकी जो बॉडी है, यानी कि ये जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सेलुलर होते हैं, मतलब यूनिसेलुलर, सिर्फ एक ही सेल से जो मिलके बने हुए होंगे। कैसे होते हैं ये, यूनिसेलुलर होंगे। उसके बाद बात करते हैं हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, किसके अंदर, किंगडम मोनरा के अंदर, ठीक है। तो अब जो ये बैक्टीरिया होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रोपिक नेचर के भी होते हैं, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, और क्या होंगे, हिट्रोट्रोपिक भी होंगे, जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इसके बारे में भी डिटेल में, ऑटोट्रोपिक क्या होता है, हिट्रोट्रोपिक क्या होता है। अब आप पढ़ सकते हो कि जो किंगडम मोनरा के अंदर क्या डाल दिया था इन्होंने, ग्रुप्स डाल दिए थे मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी, जो ऑटोट्रोपिक होंगे, जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, और जो बैक्टीरिया दूसरों पर डिपेंड है अपने खाने के लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम यानी कि दूसरा जो ग्रुप दिया था वो था किंगडम प्रोटिस्टा। इन्होंने इसमें क्या प्लेस करवा दिया, सारे यूकेरियोटिक ऑर्गेनेलीज को, यानी कि यूकेरियोटिक का मतलब क्या होगा, जिनके अंदर भी सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होंगी, वो सारे के सारे इन्होंने किस में प्लेस करवा दिए, प्रोटिस्टा के अंदर। इनके अंदर जो ये प्रोटिस्टेंस होते हैं, इनके कुछ मेंबर्स के अंदर ही सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी। क्यों रहेगी, क्यों भाई, ये तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली प्रेजेंट है ना इस केस में, यूकेरियोटिक है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट रहेगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, सेलुलर। ये कैसे होंगे, यूनी सेलुलर नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, यूनी सेलुलर नेचर के होते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो इनका न्यूट्रिशन कैसे होता है, ये जो प्रोटिस्टेंस है ये अपना खाना कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं, अब ये ऑब्टेन करते हैं ऑटोट्रोपिक नेचर से भी और हिट्रोट्रोपिक से भी, मतलब खुद से भी अपना खाना बना सकते हैं और दूसरों पर भी डिपेंड रहते हैं, ठीक है, अपने फूड के लिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट किंगडम कौन सा था, किंगडम फंगी। अब किंगडम फंगी में उन्होंने क्या प्लेस करवा दिया, किंगडम फंगी में सारे यूकेरियोट ही रख दिए, ठीक है। सिर्फ प्रोकैरियोटिक किस में देखने को मिलेंगे, मोनरा के केस में, जहाँ पर कोई भी सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं होती। बाकी सब के अंदर क्या होती हैं, सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होती हैं। अब इसके अंदर जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है फंगी के बाहर, वो क्या होती है, विदाउट सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की नहीं बनी होती। जो फंगी की सेल वॉल होगी ना, जो फंगी होते हैं, फंगी की सेल वॉल ऐसी होती है, ये फंगी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इनके बाहर जो सेल वॉल होती है वो मिलके बनी होती है चिटिन से, ठीक है। किससे मिलके बनी होती है, चिटिन से। आप पढ़ोगे इसके बारे में भी, सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होता, चिटिन से मिलकर बनी हुई होती है। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, क्योंकि यूकेरियोटिक है, और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। जो ये फंगी है ना, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन इनके अंदर सिर्फ एक एक्सेप्शन होगी, वो कौन सा होगा, यूनिसेलुलर कौन सा होता है, वो आप पढ़ोगे, ईस्ट होता है, ठीक है। इनके जो मेंबर होंगे किंगडम फंगी में भी फर्दर, तो ईस्ट जो होता है वो यूनिसेलुलर होगा। बाकी जितने भी फंगी के अंदर मेंबर्स आएंगे ना, वो सारे मल्टी सेलुलर होंगे, बहुत सारे सेल से मिलके बने हुए होंगे। यूनिसेलुलर होता तो एक सेल से मिलके बना होता है, मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल से मिलके बने हुए होंगे। अब जो ये फंगी है, ये अपना खाना कैसे ऑब्टेन कर रही है, ये हिट्रोट्रोपिक नेचर की होती है, ठीक है। हिट्रोट्रोपिक में भी सैप्रोफिटिक नेचर की। अब ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर ये फंगी ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है, तो ये अपना खाना इस डेड ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि इस डेड ब्रेड से ऑब्टेन कर रही है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से खाना ऑब्टेन कर रही है, उसी को इस सैप्रोफिटिक कहा जाता है। वेट करो, अभी धीरे धीरे हम आगे इन टर्म्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, तो वो कौन सा था, किंगडम प्लांटे, जहाँ पर इन्होंने क्या किया था, सारे के सारे प्लांट्स डाल दिए थे। वो कैसे होते हैं, यूकेरियोटिक ही होते हैं। अब जो प्लांट के बाहर की सेल वॉल होती है ना, वो सेलुलोज से मिलके बनी हुई होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो ये कैसे होते हैं, टिश्यू, प्लांट जो होते हैं उसके अंदर क्या होंगे, टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। अब ये अपना खाना कैसे प्रिपेयर करते हैं, आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना कैसे प्रिपेयर करते हैं, अपना खाना ऑटोट्रोपिक नेचर के होते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और सनलाइट की हेल्प से करते हैं, इसलिए उनको फोटोसिंथेटिक कहा जाता है। कुछ ऐसे भी होते हैं प्लांट जिनके अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल नहीं होता, तो क्या वो अब खाना नहीं ऑब्टेन करेंगे, करते हैं वो भी, तो उनको हम बोलते हैं हिट्रोट्रोपिक, पैरासिटिक, वो दूसरे प्लांट पर लटक के अपना खाना ऑब्टेन करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट होगा हमारा किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया के अंदर किसको डाला गया है, यूकेरियोटिक को ही। इसके अंदर जो सेल वॉल होती है वो अब्सेंट होती है, ठीक है। एनिमेलिया के बाहर यानी कि एनिमल्स के अंदर जो सेल वॉल होगी ना बाहर, वो अब्सेंट रहेगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, तो यूकेरियोटिक है तो ऑब्वियस है प्रेजेंट रहेगी, टिश्यू सिस्टम होता है, ऑर्गन सिस्टम होगा। अभी अपना खाना कैसे ऑब्टेन करते हैं भाई, ये होते हैं हिट्रोट्रोपिक
हेटरोट्रॉपिक नेचर के, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं ना एनिमल्स, दूसरे इंसेक्ट्स को खाते फिरते रहेंगे, ठीक है, अपना खाना खुद थोड़ी बनाते हैं। तो ये कैसे नेचर के होंगे, हेटरोट्रॉपिक नेचर के होंगे। अगर हम बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन की, किसकी बात कर रहे हैं हम, होलोजोइक न्यूट्रिशन, इनमें होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। और होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे। किंगडम एनिमेलिया के अंदर कैसे ये अपना खाना ऑब्टेन करते हैं उसको क्या कहा जाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो मैंने आपको कहा था ना कि एक बार वीडियो में बने रहो, मैं आपको बताऊँगी कि ऑटोट्रॉपिक क्या होता है। तो देखो, कुछ जो ऑर्गेनाइज्म हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक। ये क्या, ऑटोट्रॉपिक, जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, किसकी हेल्प से, इन ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट की हेल्प से, उसी को ही ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। अब ये जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है ना वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं कैमियोसिंथेटिक और दूसरा होगा फोटोसिंथेटिक। अब जो ऑर्गेनाइज्म क्या करते हैं, देखो यहाँ पर क्या, प्लांट की अगर हम बात करते हैं, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, जड़ों से क्या लेते हैं, ये जड़ों की हेल्प से क्या लेते हैं, वाटर लेंगे, ठीक है, एटमॉस्फेयर से लीव्स के अंदर गैसेस लेंगे CO2, ठीक है, और सनलाइट जो है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि सनलाइट को ट्रैप कर लेता है, फंसा लेता है। तो ये क्या कर लेते हैं, अपना खाना बना लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर कर लेते हैं और ऑक्सीजन को ये रिलीज़ कर देते हैं। अभी किसकी हेल्प से कर रहे हैं, सनलाइट की हेल्प से कर रहे हैं। जो भी अपने फूड को सनलाइट की हेल्प से बना रहा है ना उसी को हम फोटोसिंथेटिक बोलते हैं। और अब क्या होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म अपना खाना तो बनाते हैं लेकिन वो सनलाइट की हेल्प से ना बनाकर केमिकल एनर्जी की हेल्प से बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं कैमियोसिंथेटिक। अब वो कैसे होता है, आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में, ठीक है, एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा यानी कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है, एम्बिडेंट अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, N ट्रिपल ये होता है, ठीक है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, आपको पता है। अब प्लांट कैन डायरेक्टली इनको नहीं ले सकते, इस नाइट्रोजन को क्या प्लांट ले सकते हैं, नहीं ले सकते। तो प्लांट की जड़ों में, रूट्स के अंदर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे जिसको हम बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या काम करते हैं, इस नाइट्रोजन को तोड़ देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्राइट के अंदर या नाइट्रेट के अंदर, ठीक है। ये बैक्टीरिया क्या कर देंगे, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को तोड़ देंगे, किसके अंदर, यूसेबल फॉर्म में, नाइट्राइट या नाइट्रेट में। तो इस टाइम पर जो एनर्जी रिलीज होगी ना, उस एनर्जी का यूज़ करके जो अपना खाना बनाते हैं उसे कहा जाता है कैमियोसिंथेटिक। बता दिया ना कि जो भी ऑर्गेनिज्म सनलाइट क्या हेल्प ना लेके, रेदर देन सनलाइट की हेल्प ना लेके केमिकल एनर्जी की हेल्प से अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, उसे ही कैमियोसिंथेटिक कहा जाता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, कैमियोसिंथेटिक। ऑटोट्रॉपिक के अंदर 2 टाइप्स होते हैं, कैमियोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। ऑटोट्रॉपिक वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक वो होंगे जो सनलाइट की हेल्प से प्रिपेयर करते हैं, कैमियोसिंथेटिक वो होंगे जो केमिकल एनर्जी की हेल्प से अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। अब हम बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है भाई, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, या फिर कुछ प्लांट हैं जिनमें क्लोरोफिल ना प्रेजेंट हो, क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। ये प्लांट दूसरे प्लांट पे लटक जाएगा अपने फूड के लिए, ऐसे ये एनिमल दूसरों पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, उसे कहा जाता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब अगर हम बात करें हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, उसके भी फर्दर टाइप्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें तो होता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, फिर पैरासिटिक, देन होलोजोइक न्यूट्रिशन। मैंने आपको कहा था ना कि सैप्रोफिटिक के बारे में आपको बताऊंगी। अब देखो, आपके घरों में ब्रेड है, वो ख़राब हो जाती है, फिर आप देखते हो उसके ऊपर ना कुछ फंगी सी आ जाती है ऐसे, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये फंगी क्या करती है, ये हमारी तरह यानी कि माउथ के से अपना खाना नहीं लेती, ये क्या करेगी, अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को इस ब्रेड पर थूक देगी, ठीक है, बाहरी खाना डाइजेस्ट करेगी और खाने को एब्जॉर्व कर लेगी। तो ये ब्रेड क्या है, जो एक टाइम पर सही थी अब ख़राब हो चुकी है, इसको हम बोलते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर। क्या है ये, डेड ऑर्गेनिक मैटर। अब ये फंगी कहाँ से अपना खाना ऑब्टेन कर रही है, इसी डेड ऑर्गेनिक मैटर से। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है, ठीक है, कि इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, उसे हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। और जिनके अंदर भी सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है उन ऑर्गेनिज्म को सैप्रोट्रॉप्स कहा जाता है। और अगर हम बात करते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन की, तो आपको एग्जाम्पल बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, जुएं, लीस,
पढ़ा है ना, जुएँ क्या करती हैं, दूसरे की बॉडी पर रहकर और अपना खाना ऑब्टेन करती हैं। तो पैरासिटिक क्या होते हैं, जो ऑर्गेनाइज्म अपना न्यूट्रिशन जो है दूसरे की बॉडी पर रहकर अपना खाना ऑब्टेन करते हैं, उसी को ही पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। दोज ऑर्गेनाइज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन लिव इन और ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनाइज्म इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अगर हम बात करते हैं होलोजिक न्यूट्रिशन की, अब मैंने आपको बताया था कि जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, होलोजिक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। तो अब उसकी होलोजोइक क्या होता है, अब कहोगे होलोजोइक तो होता है पर पता नहीं मैम क्या होता है। तो होलोजोइक अब आपको पता लग जाएगा कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। जो एनिमल्स हैं वो अपना फूड खाते हैं, उसको हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। हमारे अंदर भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो आपको पता है ना, आप अपना फूड कैसे खाते हो, माउथ के थ्रू खाते हो, ठीक है, माउथ के थ्रू अपना खाना खा रहे हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, इंजेशन। सबसे पहले होलोजोइक क्या होता है, फिर हम इसके स्टेप्स बताएंगे कि जो भी आप सॉलिड और लिक्विड फूड ले रहे हो आपकी बॉडी में जा रहा है, माउथ के थ्रू जा रहा है, उसी को ही हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे फर्स्ट आप क्या करते हो, यानी कि इस प्रोसेस के अंदर आप फूड को अपने माउथ के थ्रू लेते हो, टीथ से ब्रेक डाउन होता है और जो आपका थूक है, सलाइवा है, वो आपके फूड को थोड़ा सा डाइजेस्ट कर देता है। इनिशियल डाइजेशन जो होता है वो आपके मुंह के अंदर स्टार्ट हो जाता है, किसकी हेल्प से, सलाइवा की हेल्प से। अगर ना पता हो तो आपको पता होना चाहिए कि सलाइवा से कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है, वो होता है अमाइलेज, ठीक है। अब आपको पता लगे फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा होलोजिक न्यूट्रिशन के लिए, इंजेशन होगा, कि जो भी इस प्रोसेस के अंदर जो भी फूड आप लेते हो माउथ के थ्रू लेते हो और उसका ब्रेकडाउन और टीथ की हेल्प से होता है, और फर्स्ट डाइजेशन जो आपका स्टार्ट हो जाता है मुंह के अंदर, किसकी वजह से होता है, सलाइवा की वजह से ही होता है। अगर हम बात करते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपके मुँह से अब खाना चला गया, अब वो कहाँ जाएगा, डाइजेस्ट होगा ना। तो सेकेंड स्टेप क्या होगा, डाइजेशन। इसके अंदर क्या होगा, फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है, किसकी हेल्प से, कुछ एंजाइम सीक्रेट होते हैं, उसकी हेल्प से आपका खाना जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है और सेल्स उस डाइजेस्टेड फूड को यूज़ कर लेते हैं। किस लिए करते हैं, ताकि एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकें। फिर थर्ड स्टेप कौन सा होता है, थर्ड स्टेप होता है यहाँ पर एब्जॉर्प्शन। अब आपका खाना आपके पेट में चला गया, डाइजेस्ट भी हो गया, अब वो क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड है ना, अब वो क्या होगा, ब्लड वेसल्स में पास हो जाता है, यानी कि अब आपकी जो नसें हैं, ब्लड वेसल्स हैं, अब वो क्या करती हैं, उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है, उसी प्रोसेस को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। अब आपकी नसों ने उस फूड को एब्जॉर्ब कर लिया, अब वो नसें क्या कर रही हैं, इस डाइजेस्टेड फूड को सारे के सारे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफ़र कर देगी, सारे बॉडी के सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र कर देगी, और जो भी वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड है या जो भी वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकल रहा है, उस प्रोसेस को हम इजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है होलोजिक न्यूट्रिशन। और ये किसके अंदर देखने को मिलेगा, ये आपको एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो एनिमल के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है अब कैसे होता है, होलोजिक न्यूट्रिशन होता है। और आपको होलोजिक न्यूट्रिशन भी पता लग गया क्या होता है। अब हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट ग्रुप। आपको पता लग गया कि जो RH विटेकर थे उन्होंने क्या किया था, 5 ग्रुप के अंदर क्लासीफाई कर दिया था। कौन कौन से थे, किंगडम मोनरा थे, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटे एंड एनिमेलिया। तो आज हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो है किंगडम मोनरा के बारे में। तो जो किंगडम मोनरा है उसके अंदर क्या क्या डाला गया, इस ग्रुप के अंदर सारे के सारे बैक्टीरिया आते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक है, जिनके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं है, और ना ही इनके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता। उसके बाद ये कहाँ पे रहना प्रेफर करते हैं, ये जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो आपको दिखते भी नहीं है, इनका साइज़ इतना स्मॉल होता है ना कि अगर आप अपनी नेक डाई से देखना चाहोगे तो ये आपको नहीं दिखेंगे, नहीं विजिबल होते। ये कौन से हैबिटेट पे रहना प्रेफर करते हैं, ये रहना प्रेफर करते हैं एक्सट्रीम हैबिटेट पर। एक्सट्रीम हैबिटेट जहाँ पर क्या है, और जो लिविंग फॉर्म्स होंगी वो क्या होंगी, सर्वाइव भी नहीं कर सकती। मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी में, बहुत ज़्यादा ठंड में, बहुत ज़्यादा सोल्टी एरियाज़ में, ऐसी ऐसी जगह पर ये रहना प्रेफर करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की जो डिफरेंट शेप्स होती हैं बैक्टीरिया की, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो यानी कि शेप्स के अकॉर्डिंग इन बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया गया है। जिनकी शेप स्पैरिकल होगी, ठीक है, जो जिनकी शेप कैसी होगी, स्पैरिकल होगी, उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, कोकस बैक्टीरिया, कोकी बैक्टीरिया। जिनकी शेप कैसी होगी, रोड शेप की होगी, उन्हें हम क्या बोलते हैं, गलत बन गई शेप, रुक जाओ मैं बताती हूँ आपको कैसी होती है रोड शेप, कुछ इस तरह से होंगे ये, ठीक है। जिनकी शेप कैसी होगी, रोड शेप होगी, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बैसिलिस। उसके बाद स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया को हम बोलते हैं स्पाइरली, ठीक है, ऐसे होंगे, इनके ऊपर फ्लैजिला भी लगे होते हैं, यहाँ पर फ्लैजिला लगे होते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पाइरल शेप के जो होते हैं स्पाइरला कहा जाता है। और जो कोमा शेप के बैक्टीरिया होंगे, कुछ इस टाइप के होते हैं कोमा शेप के बैक्टीरिया, उन्हें हम क्या बोलते हैं, विब्रियो बोलते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू देयर
यानी कि शेप्स, इनको क्लासीफाई किया गया, हमें पता लग गया कौन कौन से हैं। एक तो है स्पेरिकल शेप के जिनको कोकस कहा जाता है, एक रोड शेप के जिनको बेसिली कहा जाता है, एक स्पाइरल शेप के जिनको स्पाइरला कहा जाता है, और एक होगा कोमा शेप के जिनको विब्रियो कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है भैया, अब आपने थोड़ी ना दिखे हैं, दिखते थोड़ी हैं, ये बहुत ही कम बिल्कुल छोटे से साइज़ के होते हैं जो आपको दिखाई भी नहीं देते। अब इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो ये एक सेल से मिलके बने होते हैं, यूनिसेलुलर है। इनके बाहर क्या होगी, ऐसे लेयर है, फर्स्ट लेयर, ठीक है, ये लेयर बनी हुई है, फिर एक और लेयर, फिर एक और लेयर, सबसे बाहर वाली को कैप्सूल कहा जाता है, ठीक है। फिर अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, फिर सबसे अंदर प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ है, सबसे बाहर कैप्सूल है, फिर बीच में क्या है, सेल वॉल है, और सबसे अंदर क्या है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और इनके बाहर जो होता है ये फ्लैजिला प्रेजेंट होता है जो इनकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसे यहाँ पर ये फिम्ब्रे या पिली कहा जाते हैं जिनको, ये प्रेजेंट होते हैं। ये फिम्ब्रे या पिली क्या हेल्प करते हैं इन बैक्टीरिया को, कि अगर इनको किसी भी सरफेस पर चिपकना होता है ना, तो उस सरफेस पर चिपकने के लिए ये पिली या फिर ये फिम्ब्रे हेल्प करते हैं। अब इनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, ऐसे फ्लूइड प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम ओपन पड़े रहते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं इनके केस में प्रेजेंट होती है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि जो बैक्टीरिया के सबसे बाहर की लेयर है जिसको हम कैप्सूल बोल रहे हैं, आउटर कवरिंग, वो किससे मिलके बनी होती है, वो मिलके बनी होती है पॉलीसैकेराइड से, जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। और उसके बाद इस फंक्शन क्या होता है, यानी कि ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की सबसे आउटर लेयर जो कैप्सूल है, इसका क्या फंक्शन होता है, ये बैक्टीरिया को ना सूखने से बचाती है, सारा पानी ख़त्म ना हो जाए, अपने अंदर कुछ पानी को स्टोर कर लेती है, जिससे कि बैक्टीरिया जो है ना सूखेगा नहीं बिल्कुल ही, उसके अंदर कोई कमी ना हो, ठीक है। जब भी जरूरत हो, जैसे कि कई बार वो क्या हो जाता है, ऐसे एरिया में चले जाते हैं जहाँ पर क्या होगा, पानी की कमी होती है, तो उस टाइम पर एक कैप्सूल क्या करता है, उसको पानी प्रोवाइड करेगा, बैक्टीरिया को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, तो सूखने से बचाता है। और इसको जो है यही कैप्सूल, जो बाहर इनकी कैप्सूल लेयर लगी होती है, वो क्या करती है, बैक्टीरिया को, उनको कोई बड़ा सा ऑर्गेनिज्म आकर खा ना जाए, उस चीज़ से भी बचाने का काम कौन करता है, यहाँ पर कैप्सूल करते हैं। अब ये जो कैप्सूल है वो एक मेजर वायरुलेंट फैक्टर होता है, ठीक है, जो कि डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया, अब यानी कि एक बैक्टीरिया है जिनसे डिसीज़ होती है, उनके बाहर कैप्सूल प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस कैप्सूल की हेल्प से ही ये क्या होते हैं, इसकी हेल्प से डिसीज़ कर सकते हैं। अगर किसी बैक्टीरिया में ये कैप्सूल नहीं प्रेजेंट ना, तो ये क्या होंगे, डिसीज़ ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यही चीज़ें बताई गई है कि नॉन कैप्सुलेटेड म्यूटेंट्स होंगे जो ऑर्गेनिज्म के, वो क्या कर पाते हैं, वो डिसीज़ ही नहीं कर पाते। फिर अगर हम बात करते हैं सेल एनवेलप की, तो हमने पढ़ा सबसे बाहर क्या होता है, कैप्सूल होता है, फिर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और फिर क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है और सेल वॉल, इन दोनों को ही सेल एनवेलप कहा जाता है, ठीक है। तो अब देखो क्या कहा जाता है, सेल एनवेलप क्या होता है, जो कि 2 और 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, कौन कौन सी, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और सेल वॉल। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सेल वॉल की, तो सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, अब आपको पता है बैक्टीरिया के बाहर सबसे बाहर वाली लेयर कैप्सूल है, फिर उसके बाद सेल वॉल है, उसके अंदर साइटोप्लाज्मिक है। तो अब ये सेल वॉल किससे मिलके बनी है भाई, ये सेल वॉल बनी है पेप्टिग्लाइकन, प्रोटीन और शुगर से मिलके। और आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो किससे मिलके बनी हुई होती है, और कुछ ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे। उसके बाद जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है वो किससे मिलके बनी है भाई, वो मिलके बनी है फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन से। अब हमने पढ़ा कि जो ये बैक्टीरिया है ना, उनके बाहर कुछ फ्लैजिला, ये बैक्टीरिया है, इनके बाहर ऐसे फ्लैजिला प्रेजेंट है। अब ये फ्लैजिला इनकी किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को लोकोमोशन प्रोवाइड करते हैं, कि एक जगह से दूसरी जगह पर चल सकते हैं। जैसे कि आपके पास हाथ पैर होते हैं ना चलने के लिए, वैसे बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला होता है, जिससे वो क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं, ठीक है। और अब इसी फ्लैजिला का एक और फंक्शन होता है, इनके बैक्टीरिया के बाहर जो ये फ्लैजिला प्रेजेंट है ना, इनका एक और फंक्शन होता है। वो फंक्शन क्या होता है, ये क्या करते हैं, प्रोपेलर लाइक मोशन करते हैं, कि जहाँ भी न्यूट्रिएंट्स पड़े होंगे तो बैक्टीरिया को वहाँ लेके चले जाएंगे, जहाँ भी फूड पड़ा होगा वहाँ लेके चले जाएंगे, जहाँ कुछ टॉक्सिन केमिकल पड़े होंगे उससे ये क्या कर देंगे, दूर ले जाते हैं बैक्टीरिया को, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोइड की, तो न्यूक्लियोइड कहाँ पर है, जो न्यूक्लियोइड है एक रीजन होता है साइटोप्लाज्म का, जहाँ पर क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है, ठीक है। तो यानी कि जैसे ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर यहाँ न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, जहाँ पर क्या होगा, क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट है।
ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, बट इट इज़ नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। आपको पता होना चाहिए मेम्ब्रेन बाउंड तो नहीं है ये न्यूक्लियस, ये ओपन कंटेंट पड़ा है, यहाँ पर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है बाउंड, ठीक है। वो किस केस में, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के केस में ही देखने को मिलेगा। फिर अगर हम बात करते हैं पिली या फिम्ब्रे की, तो मैनी स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया हैव पिली, यानी कि ये इनका ये है, यहाँ पर छोटे छोटे जो फिम्ब्रे प्रेजेंट होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं बैक्टीरिया की, कि दूसरे सरफेस पर अटैच होने के लिए स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है, ठीक है, सेल सरफेस से बाहर निकली होती है। ये क्या हेल्प करती है, दूसरे सेल से, बैक्टीरिया को दूसरे सेल सरफेस से अटैच होने में ये पिली जो है वो हेल्प करती है। अगर ये पिली, अगर किसी बैक्टीरिया के ये बाहर पिली नहीं होंगी, छोटी छोटी पिली, तो क्या होगा कि बहुत सारे जो डिसीज़ कोजिंग ऑर्गेनिज्म है, जिनसे बीमारी होती है, जिन बैक्टीरिया से बीमारी होती है, जो बैक्टीरिया बीमारी करते हैं वो अब बीमारी नहीं कर पाएंगे, वो डिसीज़ नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर उनके पास ये पिली या फिम्ब्रे नहीं होगा तो वो क्या होगा, दूसरे के सरफेस पर चिपक ही नहीं पाएंगे, तो बीमारी कैसे करेंगे वो, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं कि विदाउट पिली मेड ये क्या कर सकते हैं, मैनी डिसीज़ कोजिंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया जो हैं वो लूज़ कर देते हैं अपनी एबिलिटी टू इन्फेक्ट, यानी कि अपनी एबिलिटी इन्फेक्ट करने की लूज़ कर देते हैं, क्योंकि ये किसी भी होस्ट से, दूसरे ऑर्गेनिज्म से अटैच ही नहीं हो पाते अगर पिली नहीं होगी तो। अगर हम बात करते हैं राइबोसोम्स की, तो राइबोसोम जो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन के, प्रोटीन बनाने में काम करते हैं। अगर हम बात करते हैं हाँ बैक्टीरिया जो है अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं, ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। केमियोसिंथेटिक होंगे, केमिकल एनर्जी की हेल्प से बनाते हैं। फोटोसिंथेटिक होंगे, सनलाइट की हेल्प से बनाते हैं। और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं दूसरे पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, उसे हम बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया के टाइप्स में के बारे में, तो सबसे पहले होगा आर्का बैक्टीरिया एंड देन यूकोबैक्टीरिया। जो ये आर्का बैक्टीरिया होते हैं ना, ये कहाँ पर रहना प्रेफर करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हैबिटेट में रहना प्रेफर करते हैं। मतलब एक्सट्रीम हैबिटेट मतलब बहुत ज़्यादा सॉल्ट एरिया में, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी जहाँ पर, या फिर मार्शी एरियाज़ में रहना ये प्रेफर करते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया के टाइप। सबसे फर्स्ट आर्का बैक्टीरिया। तो ये जो बैक्टीरिया हैं वो कहाँ रहना प्रेफर करते हैं, हार्शी एनवायरमेंटल कंडीशन में, जैसे कि सोल्टी। कुछ बैक्टीरिया जो होंगे बहुत ज़्यादा नमक में रहना प्रेफर करते हैं, जिसको हेलोफाइल्स कहा जाता है। कुछ जो होंगे बहुत ज़्यादा गर्मी में रहना प्रेफर करते हैं, जिनको थर्मो एसिडोफाइल्स कहा जाता है। कुछ जो होगा मार्शी एरियाज़ में रहना प्रेफर करते हैं, जिसको मिथेनोजेंस कहा जाता है, मिथेनोजेंस बैक्टीरिया कहा जाता है। अब ये मिथेनोजेंस बैक्टीरिया मार्शी एरियाज़ क्या होते हैं, कहाँ रहते हैं, आपने देखा होगा कि कैटल, यानी कि कोई भी भैंस की बात कर लो आप, सॉरी बुफेलो की बात कर लो आप, या फिर कोई गाय की बात कर लो, तो वो क्या करते हैं, घास खाते हैं। घास यानी कि प्लांट को खा रहे हैं। प्लांट के बाहर कौन सी सेल वॉल है, सेलुलोज है, ठीक है, सेलुलोज से बनी होती है ना, उसके बाहर सेलुलोज होती है, यानी कि प्लांट के बाहर की जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी है, सेलुलोज से। अब ये कैटल इसको खाएंगे, घास को, तो अब ये सेलुलोज क्या है, ये तो डाइजेस्ट ही नहीं होता, तो ये क्या करके रखते हैं अपने रूमिनेंट में, इसको यानी कि स्टोर करके रखते हैं और धीरे धीरे चबाते रहते हैं। और रूमिनेंट के अंदर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो इस सेलुलोज को डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको रूमिनेंट एनिमल कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर रूमन प्रेजेंट होते हैं। तो जो मिथेनोजेंस होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, रूमिनेंट के अंदर। मैंने अभी बताया ना कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं किनके अंदर, इन्हीं यानी कि भैंस यानी कि गाय या कैटल के अंदर, इनके बुफेलोज या काउस के गट के अंदर, ठीक है, उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए। तो वो कौन से होंगे, मिथेनोजेंस बैक्टीरिया, और वही क्या करते हैं, बायोगैस को प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यूकोबैक्टीरिया के बारे में। यूकोबैक्टीरिया के अंदर भी फर्दर डिफाइन किया गया है तीन के अंदर, फोटोसिंथेटिक, कैमियोसिंथेटिक, हेटरोट्रॉपिक। जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होंगे उनके अंदर अगर हम बात करते हैं कौन कौन से इंक्लूड होते हैं इनके अंदर इंक्लूड होंगे साइनोबैक्टीरिया, जिनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। अब जो यूकोबैक्टीरिया के अंदर जो फोटोसिंथेटिक होते हैं बैक्टीरिया, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, उनके एग्जाम्पल कौन से हैं, साइनोबैक्टीरिया, जिनको ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, कैरोटीनोइड्स एंड क्लोरोफिल ए इनके अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये जो साइनोबैक्टीरिया है ना, वो कैसे मिल सकते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं, एक सेल से मिलके बने होते हैं, फिलामेंटस भी होंगे, ऐसी स्ट्रक्चर होगी इनकी कुछ ऐसे, एक सेल के ऊपर एक सेल, एक सेल के ऊपर एक सेल, ठीक है। ये कौन से होंगे, स्पायरोगैरा होते हैं। और कुछ जो होते हैं कॉलोनियल फॉर्म में मिलते हैं, ऐसे कॉलोनी की फॉर्म में मिलेंगे जिसको हम वॉल्वॉक्स बोलते हैं, ऐसे कॉलोनी की फॉर्म में मिलेंगे जिसको हम वॉल्वॉक्स बोलते हैं। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे प्लांट किंगडम के अंदर, ठीक है, तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। और जो इनकी कॉलोनीज होती है ना, यानी एल्गी की, साइनोबैक्टीरिया की, ठीक है, तो ये किससे सराउंडेड होती है, जिलेटेनियस शेथ से। उसके बाद इसके कुछ पॉइंट्स ये भी हैं
कि जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं इसी के, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी की अगर हम बात करते हैं, या यूकोबैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं, जो कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट की हेल्प से। वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करने में भी हेल्प करते हैं। और ये क्या होते हैं, दे ऑफन ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर बॉडी। ये क्या हो जाते हैं, जो गंदा पानी होता है ना वहाँ पर ही फैलते चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कैमियोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स की, तो कैमियोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स का काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करने में हेल्प करते हैं। और ये क्या करते हैं, दे गेट द रिक्वायर्ड एनर्जी। जो भी मैंने आपको बताया था ना कि कैमियोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं कि जो नाइट्रोजन होगा, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देंगे। किस किस के अंदर कन्वर्ट करते हैं, नाइट्राइट के अंदर, नाइट्रेट में, अमोनिया के अंदर। तो उस टाइम पर जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, तो ये एनर्जी किस लिए करते हैं, एटीपी की जनरेशन के लिए ये इस एनर्जी को यूज़ करते हैं। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट हिटेरोट्रॉपिक। हिटेरोट्रॉपिक क्या होते हैं, जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। अब जो यूकोबैक्टीरिया जो हिटेरोट्रॉपिक नेचर के हैं, वो क्या क्या हेल्प कर रहे हैं, उनका क्या क्या फंक्शन है, तो वो हेल्प करते हैं डिकम्पोज़र की तरह, नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करते हैं, दही बनाने में करते हैं, एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में करते हैं, ठीक है। और कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि यही हिटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, वो डिसीज़ कर देते हैं, पैथोजन कोजिंग होते हैं। कौन कौन से होंगे, कुछ जो होंगे प्लांट्स के अंदर डिसीज़ कर देते हैं, और कुछ जो होते हैं वो एनिमल्स के अंदर डिसीज़ कर देते हैं। प्लांट्स के अंदर जो करेंगे, जैसे कि सिट्रस कैंकर, ठीक है। तो आज के लिए हमारा डन एंड हो गया आज के लिए हमारा सेशन। तो अगर आपको कुछ भी समझ आया हो, अगर आपको कुछ यानी कि यूज़फुल लगी हुई वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो अब हम नेक्स्ट यानी कि वीडियो के अंदर करेंगे कि आज हमने कर लिया किंगडम मोनरा, फिर हम नेक्स्ट करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी। हम जो है धीरे धीरे आपको प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे, और आपका सारा जो है क्लियर भी हो जाएगा। अगर आपको सेशन से कुछ भी समझ आ रहा है, प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।